नमस्कार मित्रों, आज प्रेरक मुलाकात के दूसरे अध्याय में आज हम मिलने जा रहे हैं या रूबरू होने जा रहे हैं RAS 2018 भर्ती के अंदर 76वीं रैंक हासिल करने वाले बाड़मेर के ही गुदड़ी के लाल श्री हनुमान जी बेनीवाल। वैसे आप इस CCI परिवार के संस्थापक सदस्य हैं सर, और इसलिए हमें बहुत ही गर्व एवं गौरव का विषय हमारे लिए कि आप हमारे इस CCI परिवार के संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ में आज हमारे साथ में एक अफसर बन के पधार रहे हैं। इसके लिए आपका CCI परिवार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। थैंक यू सर। और CCI परिवार को, पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, ये आपका महानता है, ये आपका हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आपने हमारे माटी का और बहुत ही नाम रोशन किया है देश प्रदेश में, और आज आपकी चारों तरफ जय जयकार हो रही है। ये आज वर्तमान में जो लोग हैं वो आपकी सफलता ही देख रहे हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे आपने कितना त्याग किया है, किन चीज़ों का बलिदान किया है, आज हम उन चीज़ों के बारे में आपसे जानने का प्रयास करेंगे सर। तो सर, सबसे पहले आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू सर। हाँ, आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए, अपने परिचय के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। सर, मेरा नाम हनुमान है। मैं एक अपने छोटे से गांव कुर्जा से बिलोंग करता हूं। मेरे परिवार में मेरी दादी जी, माता पिता जी, एक छोटा भाई है जो अभी तैयारी कर रहा है, मिसेज जैसलमेर में पुलिस कांस्टेबल है, और एक गुड़िया है। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर, मेरे पिताजी खेती करते हैं। अच्छा। और बरसाती खेती जो होती है वही हम करते हैं। वैसे अपने बाड़मेर में कभी बरसात भी ईद का चांद है, कभी होती है कभी नहीं होती है सर। तो मतलब बेहद मुश्किल परिस्थितियां रही होंगी। बिल्कुल सर। अच्छा, तो आप अपने दो भाई हैं, दोनों भाइयों में आप बड़े हैं? जी सर। अच्छा, आप अपनी शैक्षणिक स्थिति, सफ़रनामे के बारे में कुछ बताइए। सर, मेरी शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा है 8वीं तक की, वो मेरे गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई, और मैंने 2002 में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की। जी। इससे आगे 8वीं से आगे पढ़ने के लिए मेरे पास में दो ऑप्शन थे सर। जी। या तो यहाँ सिटी में आए या फिर रानी गाँव जाएँ। तो सिटी में थोड़ा माहौल, गांव घर वालों ने भी कहा भाई ठीक नहीं है, तो आप तो रानी गाँव ही ठीक है आपके लिए। तो 9 से 12 तक मेरी एजुकेशन है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी गाँव से हुई, और 12th मैंने 2006 में कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, रानी गाँव से? जी सर। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, उस परिवेश के अंदर आज से कुछ साल पहले यही मानसिकता रहती थी कि यदि घर में लाइट ले ली या लाइट आ गई तो है जो कि करंट से लग जाएगा, ये लग जाएगा, या फिर जैसे मान लो कोई सड़क आ गई तो सड़क से एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर भेड़ बकरियां या ऊँट है, बैल है, वो है जो कि अब उनसे डर लगेगा उनको। तो इस तरीके की मानसिकता थी, तो इस वजह से आपको बाड़मेर ना भेज करके वापस रानी गांव भेज दिया। बिल्कुल सर। उल्टे बांस भरे लिखो। अच्छा, तो आपने मतलब 12वीं कर ली। 12वीं करने के बाद में फिर आपका आगे का क्या था? सर, मेरी 12वीं तक की जो शिक्षा है, मैं एक बार और बता दूं, बिल्कुल सरकारी स्कूल से हुई। उसके बाद में 2006 के बाद में, उस समय ये सिस्टम था कि जिसके परसेंटेज ज़्यादा होते हैं जी, उसका एडमिशन परसेंटेज बेस पर डाइट में होता था। STC की जो अभी तो टेस्ट होने लग गया, लेकिन उस समय परसेंटेज बेस पे होता था। तो मेरे 12th में 80.92% थे। अच्छा। तो उस आधार पर मेरा डाइट में एडमिशन हो गया STC के लिए, और मैंने STC शुरू किया ही था। उसी दौरान सर एक वाक़या जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक मेरे ज़िंदगी का एक मोड़ कहें या फिर SDM बनने के, SDM तक की जो यात्रा है, उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उस समय 12th के समय पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, और 12th STC की जो फीस है 11,250 रुपये, उसका मैनेज हो नहीं पा रहा था। अच्छा। तो सर मेरे को किसी ने बताया था कि सोमवार को जन सुनवाई होती है जी। उस समय श्रीमान कलेक्टर साहब थे सुबीर कुमार जी, तो मैं जन सुनवाई में उपस्थित हुआ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सोमवार को तो मैं पेश हुआ था और बुधवार को फीस भरनी थी। अच्छा। और बुधवार को सुबह मेरे पास में एक कॉल आया था, मैं डाइट में था उस समय, फीस भरने गया तो कि भाई आप, मैं रिक्वेस्ट करने गया तो उन्होंने, सर ने बताया कि आप तो आए थे वहाँ जन सुनवाई में, आपका चेक पड़ा है, हमारे पास कॉल आ गया। अच्छा। आप जाके ले आओ। अच्छा।
तो सर मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि सरकारी सिस्टम में भी बहुत जल्दी यदि कोई काम करने वाला हो तो हो सकता है। हाँ हाँ। और उस समय मैंने डिसाइड किया कि यदि मेरे जैसे कई, मैं मानता हूँ कि मेरे जैसे कई और भी लोग हैं, लाखों लोग हैं ऐसे जो जिनके बहुत प्रतिभा है हाँ उनमें, प्रतिभा है। लेकिन आर्थिक समस्याएं हैं या फिर उनकी कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि आगे नहीं बढ़ पाते। सही है। तो मैंने उस समय डिसाइड किया कि यदि मैं प्रशासनिक पद के लिए तैयारी करूंगा, अच्छा। लेकिन जो परिस्थितियां थी उस समय फीस भी भर दी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि बाद में मैंने 2007-8 में जिला सिरोही से कांस्टेबल के पद पर ज्वाइन किया। अच्छा। एसटीसी को मैंने बीच में ड्रॉप किया। अच्छा, एसटीसी को आपने ड्रॉप कर दिया और फिर आपने मतलब 2007-8 में सर 7-8 में सिरोही में पुलिस कांस्टेबल को ज्वाइन किया। जी सर। और 7-8 के बाद में आप लगातार नौकरी करते हुए अब वर्तमान में 2018 की भर्ती कहें 2021 में जो पूरी हुई है। जी सर। तो जो लगभग ये 13 साल का सफ़र है, इस 13 साल के सफ़र में आपने जो सपने हैं उन सपने को आंखों से ओझल नहीं होने दिया और आपने इस अपने सपने को जीवंत कैसे बनाए रखा। इस पुलिस की नौकरी बहुत कठिन होती है, इसके अंदर लोगों को समय नहीं मिलता है, क्योंकि पुलिस में हमने सुना है कि होली और दीपावली को हम जैसे सरकारी कर्मचारियों को तो छुट्टियां मिलती है, हम परिवार के साथ में छुट्टियां मनाने जाते हैं या गांव जाते हैं, लेकिन पुलिस तो की नौकरी होती है उसके टाइम तो होली और दीपावली को तो उनकी डबल ड्यूटी करनी पड़ती है, 24 घंटे ड्यूटी लग जाती है। तो इतनी हार्ड और नौकरी करते हुए भी आपने अपने सपने को जिंदा रखा और उस सपने को साकार किया, ये कैसे हो पाया? जी सर, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि पुलिस की ड्यूटी है वो हार्ड रहती है, साथ ही साथ त्योहारों में आप तो जो सिविलियन होते हैं उनको छुट्टी मिल जाती है, जबकि हमारी तो एक स्पेशल ड्यूटी लगती है उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल कि आपको तो बिल्कुल छुट्टी बंद रहेगी। सही है। साथ ही साथ जो मेरा सफ़र है, अप्रैल 2008 में सिरोही से मैं भर्ती हुआ। अच्छा। उसके बाद में मैंने 8-9 में ट्रेनिंग किया जी। उसके बाद मैंने प्राइवेट मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी से बीए किया। अच्छा। बीए करने के बाद में, लेकिन मैंने एक जो सपना था मेरा, हाँ। वो हमेशा जीवित रखा कि मुझे आरएस बनना है। जी। और बीए करने के बाद में 2015 में जयपुर मेट्रो में एक डेपुटेशन के लिए फॉर्म मांगे गए। अच्छा। तो सिरोही में कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि एक यहाँ तो माहौल थोड़ा इतना नहीं है आरएस का, दूसरा मेरा ग्रुप भी नहीं बन पा रहा था। अच्छा। इसलिए मैंने सिरोही बीए किया। बीए करने के बाद में थोड़ी बहुत पढ़ाई हो पाती थी, लेकिन 2015 में मैं डेपुटेशन पे कमिश्नरेट में जयपुर मेट्रो में चला गया। जयपुर मेट्रो में जाने के बाद में मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ शिफ्टों में ड्यूटी चलती है जी। लेकिन उसमें थोड़ा ये है कि उसमें लगातार 1 महीने या 2 महीने की रहती है शिफ्ट, लेकिन उसमें थोड़ा कोऑपरेट रहा। तो 2015 में जयपुर मेट्रो में जाने के बाद में मैंने गंभीरता से तैयारी शुरू की। मेरे किस्मत भी मैं कहूँगा अच्छे थे कि मुझे बहुत अच्छा ग्रुप मिला। अच्छा। जो वर्तमान में एक लालचंद जी यादव है, शैतान जी यादव है, हरिशंकर जी है, ये 4 जने थे, हम साथ में रहे और उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और वो एक तो अभी एचएम है, एक वर्तमान में तहसीलदार है। अच्छा। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। अच्छा अच्छा अच्छा। आरएएस में अब की बार आपने 76वीं रैंक हासिल की। इस 76वीं रैंक हासिल करने के लिए ये आपका कौन सा प्रयास था? सर मेरा ये तीसरा प्रयास था। अच्छा। पिछले 2 प्रयासों में मैंने प्री तो हर बार निकाला। अच्छा। लेकिन पिछली बार मेरे दोनों परीक्षाओं में मेंस नहीं हो पाया था आरएएस सर। 2013 और 2016 में सर। दोनों में मेंस आपने लिखा? मेंस मैंने लिखा लेकिन क्लियर नहीं हुआ मतलब सर। इंटरव्यू में आप क्वालिफाई नहीं हो पाए? जी सर। लेकिन फिर भी आप है जो कि अपनी जिद पे डटे रहे। बिल्कुल और जिद पे, हाँ यही है, मतलब जो लोग जो अपनी जिद पे डटे रहते हैं उन लोगों को काफ़ी ऐसे जो अपना समाज है वो कहता है कि पागल है, मतलब सनक है उसको। ऐसे जैसे कुछ महापुरुष थे अपन, जैसे महात्मा गांधी जी थे, तो महात्मा गांधी जी ने अकेला आदमी अंग्रेज़ों के खिलाफ मतलब यूँ है कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए लड़ रहा था, तो लोग यूँ सोचते थे कि ये तो पागल है। लेकिन उसी तरह का आपने भी अपनी जिद को पाला और जिद को पाल करके पोसा और पोस के बड़ा भी किया और हासिल किया। इसके लिए आपको पुनः बधाइयाँ। थैंक यू सर। आप जैसे आपने कहा कि मेरी शिफ्टों में ड्यूटी रहती, तो आप जो कि लगातार है कितने घंटे अध्ययन करते थे, या फिर आप यूँ कहें कि रोज़ाना अध्ययन करते थे, या फिर बीच में रुक करके, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया तो 2013 से चल रही है, वो अप्रैल 2013 में आया था पहला आवेदन 2013 के, उसके बाद में बीच में कई गैप्स आए, कोर्ट्स के कैसे चले, तो उस दौरान आपने क्या किया? जैसे कुछ समय के लिए मेंस रद्द हो जाते थे, कुछ समय के लिए इंटरव्यू रद्द हो जाते थे, कुछ के लिए प्री रद्द हो जाते थे, उस समय में आपने पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? जी सर, पहला तो एक बार आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर मैं देना चाहूँगा। इससे पहले एक बात जो आपने पहले बताई थी उसमें मैं कुछ ऐड करूँगा कि
जो लोग आपने बताया कि लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल दूसरा फॉर्म भी नहीं भर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आरएस बन जाएगा। और मुझे भी कहा लोगों ने कि आरएस तेरे बस का ठीक नहीं है, बार बार कर रहा है कोशिश, तेरा ये देख ले अभी रिजल्ट वाला। लेकिन उनसे ज़्यादा लोग ये कहते थे कि तू एक बार और ट्राई कर, सही है, तू निकाल लेगा। सही है। तो मुझे दोनों तरफ से सपोर्ट ये मिला कि पॉजिटिव लोग मेरे साथ में ज़्यादा थे, नेगेटिव वाले थे तो मैं उनको भी पॉजिटिव लेता था। हाँ, कि यदि मैं बन गया तो एक इनके पॉजिटिव मैसेज जाएगा। सही है। तो सर ये ऐसे लोग तो हर जगह पाए जाते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ वो भी अच्छे हैं। आपको बार बार ये कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन हम कहते हैं हम कर लेंगे। उस समय से मैंने एक डिसाइड किया कि मैं एक कोई भी फॉर्म नहीं भरूंगा। सही है। मैंने सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भी नहीं भरा, आपके लिए एक टारगेट रखा हमेशा। जी। दूसरा सर आपका क्वेश्चन था कि आपने जो टाइम मैनेजमेंट है हाँ हाँ वो कैसे किया। तो सर मैं बता दूं कि मेट्रो में 8 घंटे की तो एक शिफ्ट होती है। जी। तो वो पहले 1 महीने का था और अभी 2-2 महीने का चेंजेस होता रहता है। बीच बीच में हमारी पुलिस लाइन में भी ड्यूटियाँ जाती हैं। तो सर पुलिस में ठीक है, एक मेरा ये लक है कि मैं मेट्रो में था तो मेरे को एक शिफ्टिंग में चलता रहा, तो वो ठीक है। लेकिन बीच बीच में जो पुलिस लाइन में ड्यूटी जाती है उसमें दिक्कत आती है। कई बार 15-15 दिन तक की चली जाती ड्यूटी, तो उसमें आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। अच्छा अच्छा। 1 महीने में आपकी ड्यूटी चेंज हो गई, हाँ। उसमें फिर आपका शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो सर जैसे मेंस की डेट आती थी जी। तो मैं प्रयास करता था पीएल मिल जाए, जी। अवेतनी मिल जाए, जी, जी। अर्धवेतनी मिल जाए। हाँ। या फिर एक बार मैंने अभी लास्ट में तो मैंने थोड़ा मैं कुछ 1 महीने भर के लिए एब्सेंट भी रहा। हाँ। तो सर कुछ मेरे खाते में अभी कोई पीएल नहीं है, छुट्टियां नहीं है, तो वो एक समर्पण सब कर दिया इसके बिल्कुल, लिए। कुल मिला के आपको अपने जो कहें कि अपना जो आपका लक्ष्य था उस लक्ष्य के ऊपर आपने अटल प्रण ले रखा था कि मैं जब तक हासिल नहीं करूंगा तब तक मेरा सारा जहां कुर्बान है। बिल्कुल सर। लक्ष्य ही सब कुछ है, बिल्कुल बाकी सब कुछ चीज़ें हैं जो कि पीएल, जैसे हम लोग एक पीएल के लिए हम चाहते हैं कि छुट्टी मिल जाए तो पीएल ना लेनी पड़े, ये सब कुछ चीज़ें, तो वो आपका डेडिकेशन है जो कि अपने प्रण के प्रति अनूठा ही है। बिल्कुल सर। ऐसे बहुत कम लोग, तो हम ऐसे यूं कहना चाहेंगे, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो हनुमान जी वास्तव में आपने जो जिस तरीके से आपने मतलब 13 साल तक लोगों के द्वारा कितने न जाने कंकर उछाले गए आपकी तरफ, उन कंकरों से आपको वापस उनकी तरफ ना फेंक करके अपने जो नींव थी उस नींव भरने का काम किया है। और वास्तव में आपके हम धैर्य को, आपके दृढ़ समर्पण को, डेडिकेशन को, डिटर्मिनेशन को हम वास्तव में सलाम करते हैं, दिल से सलाम करते हैं। सर, दिल से सलाम कर वास्तव में। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप ये हमें बताइए कि आपका जैसे ही 76वीं रैंक पे आपका सिलेक्शन हुआ, आपको जैसे ही रिजल्ट आया देर रात, और रिजल्ट के अंदर जैसे आपको देखा रिजल्ट आपने, और देख के आपने देखा या किसी और ने देखा? सर मेरे लिए तो मेरा रिजल्ट क्या, मैं थोड़ा आस्तिक आदमी हूँ, तो मैं ऐसे मानता हूँ कि कोई लक एक चीज़ होती है। अच्छा। मेरे एक मित्र है अपने सीसीआई में, परिवार के ही सदस्य हैं, राम शाह। हाँ। मैंने उनको कहा था, उन्होंने मेरा मेंस का रिजल्ट देखा था। अच्छा। तो उन्होंने बताया तेरा मेंस हो गया, तो ठीक है भाई। मैंने कहा मेंस का तूने देखा है तो तू फाइनल रिजल्ट भी देख लेना। अच्छा। तो ये 13 तारीख को रिजल्ट आ रहा था, तो मैंने पहले ही मार्कशीट भेज दी उनको, रोल नंबर भेज दिए। हाँ। और एक बात और ऐड करूंगा इसमें, हाँ। कि मैं जयपुर गया था 2015 में एक लक्ष्य लेकर आरएस बनने का, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं जयपुर से ट्रांसफ़र होके मैं ट्रांसफ़र पर जैसलमेर रवानगी ले ली। और बीच रास्ते में रामसा को कहा हुआ था, उन्होंने रिजल्ट देखा और देख के मेरे को बताया कि तेरी 76 रैंक है। सर मैं बहुत खुशी हुई और खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा 76 रैंक मेरी मतलब टॉप 100 में आ गया हूँ मैं। तो सर मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी टॉप 100 में रैंक आएगी। उम्मीद तो थी, लेकिन उम्मीद मुझे थी कि सिलेक्शन होगा, पुलिस की नौकरी छूट जाएगी, पेपर अच्छे हुए थे। लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि टॉप 100 में आ जाऊंगा मैं। लेकिन रामसन जो खुशखबरी दी, मुझे बहुत खुशी हुई और मतलब ईश्वर को धन्यवाद दिया और फिर परिवार वालों को धन्यवाद दिया, सबको धन्यवाद। सबसे पहले किससे बात की या आपने खुशखबरी किसके साथ में शेयर की? सर सबसे पहले तो खुशखबरी मुझे मेरे दोस्त ने दी थी कि भाई तेरा 76 से सिलेक्शन हो गया है।
उसके बाद में मैंने सबसे पहले उस समय मिसेज का फ़ोन आ ही रहा था, अच्छा। तो कि आपका रिजल्ट आया कि नहीं आया, आपका रिजल्ट आया नहीं आया। 11 बजे तक ये आया था रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट। तो उस समय थोड़ी देर में तो मैंने मिसेज को कॉल लगाया और मैंने बताया कि रिजल्ट भी आ गया है और 76 रैंक आ गई है। अच्छा। उसके बाद मैं मम्मी पापा से बात की और कुछ जो गुरुजी थे उनको मैंने न्यूज़ दी। अब हनुमान जी, वास्तव में आपने बहुत अच्छी प्रेरणा है हमारे लिए आप, और Thanks. हमारे आपके ऐसे खूब है कि हमारे काफ़ी मित्र, मेरे भी काफ़ी मित्र ऐसे जानकार है जो पुलिस में नौकरी करते हैं, और जो पिछली लेक्चरर की भर्ती है उसमें भी सिलेक्ट हुए हैं। उससे पहले भी ऐसे पुलिस के अंदर एक दो अनूठे बिरले हैं, जैसे वो अपने पन्ना राम जी, वो अपने जो पुलिस में थे, पहले JCTU बने थे पहले भर्तियों में, पुराने में। तो मतलब ऐसे पुलिस में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि अदर भर्तियों के अंदर, लेकिन आपने तो बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। अब आप हमें ये बताइए कि जो अपन हम लोग हैं, जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा देते हैं 10वीं की और 12वीं, उसके अंदर भी ऐसे विवरणात्मक है जो कि लेखन के द्वारा है, उत्तर लिखते हैं प्रश्नों के। और RAS जो मेंस है, उस RAS मेंस के दौरान भी हम हैं जो कि 10वीं और 12वीं के जैसे हमने क्वेश्चन लिखे होते हैं उनके जैसा ही हम वापस है जो कि उत्तर लिखते हैं, वैसे ही प्रश्न आते हैं। तो जो 10वीं 12वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपियों में अपने जो उत्तर लिखने और मेंस RAS लिखने के अंदर कितना फर्क है या कितनी समानताएं हैं? सर पहले तो मैं कहूँ कि समानता है वो ये कि वो डिस्क्रिप्टिव है, दोनों डिस्क्रिप्टिव, आपको वर्णात्मक लिखना है जी। लेकिन 10वीं और 12वीं में जो अंतर है वो 10वीं 12वीं और अपना जो मुख्य परीक्षा का जो है उसका अंतर है वो ये कि 10वीं 12वीं में तो एक आपको बिल्कुल आंसर है बिल्कुल नॉर्मल सा, आपको उसका उत्तर भी नॉर्मल जो है टेक्स्ट बुक में है वो आपको लिखना है। लेकिन RS में आपके पास में एक सिलेबस तो दिया हुआ है, लेकिन उस सिलेबस में से कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल आपकी नज़रिए को चेक करेंगे। वो आपका उत्तर हो सकता है कि हर व्यक्ति का, हर जो अभ्यर्थी है उसका अलग अलग होगा, तो नज़रिया चेक किया जाता है, प्लस उसके साथ साथ डायग्राम है, पॉइंट है और भी कुछ बातें जो 10वीं 12वीं से बिल्कुल अलग है। RAS बनने के लिए आदमी को कब से तैयारी करनी चाहिए या इसके बारे में कब से सोचना चाहिए कि वो आदमी उसके बारे में, वो उपयुक्त समय कौन सा है एक मतलब अभ्यर्थी के लिए, जो आम अभ्यर्थी है जो तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए उपयुक्त समय क्या है? जी सर, मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति के लिए ये डिसाइड BA फर्स्ट ईयर में वो कर ले। अच्छा, BA फर्स्ट ईयर से टारगेट लेके चले जी। RS का, मैं तो कह रहा हूँ IAS का लेके चले। हाँ। RS या IAS का टारगेट BA फर्स्ट ईयर में लेके चले और फाइनल तक उसके पास में लगभग वो सिलेबस पूरा कर लेगा। और उस समय यदि भर्ती आती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही RS निकाल देगा। आपकी जैसे आपने तो 3 अटेम्प्ट दिए हैं। जी सर। तो 3 अटेम्प्ट में आपकी जो RAS की है, पहले अटेम्प्ट में आपकी क्या रणनीति थी, दूसरे में आपकी क्या रणनीति थी और तीसरे में आपकी क्या रणनीति थी? मतलब आपने वही रणनीति रखी या फिर तीनों RAS में जैसे जैसे आपने गलतियां की उन गलतियों के अंदर आपने सुधार किया? तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें मार्गदर्शित करें। सर मेरा जो पहला अटेम्प्ट था वो तो मैं कहूँ कि मतलब वो ऐसे ही चले गए वहाँ, अपन एक मैं टारगेट लेके गया और फिर वहाँ जाके देखा कि माहौल, और उसमें देखा कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब अपन यहाँ ठीक नहीं है, अपन यहाँ जमेंगे नहीं। और ऐसे फिर मैंने फॉर्म भरा और दे दिया। तो मुझे इतना गाइडेंस था नहीं। और यह हकीकत है कि इतना गाइडेंस उस समय मिला भी नहीं था। लेकिन उसमें जो मेरा स्कोर था लगभग 30 या 40 नंबर मेरे कट ऑफ से कम थे। तो मुझे जो स्कोर था उसमें मुझे लगा कि जो लोग मेरे साथ में हैं उनकी तो ठीक है, कईयों का सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन मुझे भी लगा कि मैं कर लूँगा। फिर आते हैं 2016 में। 2016 में मैंने एक गलती की और मैंने गलतियों से ही सीखा। और मैं तो ये मेरे जो साथी है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज भी यहाँ से दे दूँ कि जो मैंने तो गलतियाँ करके सीखा, आप गलती मत करना। कि गलती मैंने ये की थी, मैंने टेस्ट सीरीज नहीं की ज्वाइन। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करने का कारण सिर्फ ये था कि क्या पता अपनी रैंक, अपनी टाइम खराब हो जाएगा, टाइम मैनेज हो नहीं पाएगा, फिर हो सकता है अपन बिल्कुल सबसे नीचे नहीं आ जाए। अच्छा, टेस्ट में अपना जैसे सबका रैंक आती है तो अपन नीचे नहीं आ जाए। अच्छा। या फिर ऐसे लगता था कि देखते कि आज टेस्ट किसका है, ये देखा कि इसमें तो ये टॉपिक रह गया इसलिए नहीं दी। तो सर मेरा 2016 में सेकंड पेपर में सिर्फ 45 नंबर। अच्छा। और टोटल स्कोर 319, कट ऑफ 327। तो 2016 में मैंने ये देखा कि एक तो सेकंड पेपर में मैथ थी वो हट गई। तो मेरा ये एक प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है। उसके बाद में
जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी उसकी मैंने 3 बार कोचिंग की, क्योंकि मैं बिल्कुल आर्ट्स का स्टूडेंट था। अच्छा। और गुरुजी लोकेंद्र जी का आशीर्वाद रहा कि उन्होंने मुझे हमेशा अलाउ किया। अच्छा। और अब उसका रिजल्ट ये रहा टेस्ट सीरीज की। और जो पर्टिकुलर आपको लगता है कि इसकी मुझे तैयारी करनी चाहिए, हाँ। तो वो एक कर लो। कोचिंग पूरी करना, मेरे को तो टाइम नहीं मिला हाँ। कि मैं पूरी कर सकूं, लेकिन मैं तो ये कर रहा हूँ कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में हैं या फिर अन्य किसी डिपार्टमेंट में हैं, हर व्यक्ति को ये पता होता है कि मेरा कमजोर पक्ष क्या है। हाँ हाँ। या तो जो फ्रेशर है उसको तो खैर पता, वो उसको भी पता रहता है, लेकिन 1-2 बार मैथ्स लिखने के बाद में तो पता चल ही जाता है। अच्छा अच्छा। तो मैंने बिल्कुल पर्टिकुलर मेरे साइंस का मैंने अलग से कोचिंग लिया था। अच्छा और उसके बाद में उसका रिजल्ट है कि अब की बार मेरे सेकंड पेपर में 101 प्लस नंबर है। अच्छा। बिल्कुल सर। अच्छा, तो सर एक बात तो ये हो गई कि आपने मतलब 3 गलतियों से ही सीखा। बिल्कुल और सर। आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है, और जो आदमी दूसरों की गलतियों से सीखता है वो बुद्धिमान कहलाता है, और जो आदमी अपनी गलतियों से सीखता है वो अनुभवी कहलाता है। Thank और you, आपने जो अनुभव है पाया है उस अनुभव की वजह से। लेकिन हमारे जो साथी है उन साथियों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि लोग हैं जो कि हमारी गलतियों से सीखे, वो अनुभवी ना बन करके सीधे है जो कि बुद्धिमान बने। बिल्कुल सर, और बुद्धिमान बनकर अपने हैं जो कि सफलता को हासिल करे, अचीव करे अपने टारगेट को, ताकि उनको शीघ्र सफलता मिले। बिल्कुल सर। ताकि उनको ये गलतियां हैं जो कि हमने गलतियां की है वो गलतियां वो वो नहीं करें। ना दोहराए। बिल्कुल सर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जो साथियों के लिए है जो कि अपनी गलतियां कर बैठे उनको करनी नहीं पड़ेगी। तो आप हमें ये बताइए कि जो लोग कहते हैं जो ये आरएएस एक बहुत बड़ी है प्रतियोगिता है, ये एक हुआ है या वास्तव में बहुत बड़ी, क्या कोई ऐसा कोई देवदूत है या फिर ऐसे जैसे किसी कहेंगे अलादीन का कोई चिराग है जिसको मतलब आम व्यक्ति है जो मतलब मैंने कोई जैसे अब की बार मैं गांव गया था तो लोगों ने सोचा कि आरएएस तो बहुत, मैंने कहा आपके परसेंटेज, एक बच्चा था उसके बहुत जो कि राइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी, ऐसे मतलब लिखता है जैसे उसके मोती पो रखे हैं उसने, और उसने 97% 12वीं में, 10वीं में 96, लेकिन आर्थिक परिस्थिति थोड़ी डाउन है सर। तो उनको कहा तो वो गए आरएएस तो हमारे बस की बात नहीं है। तो मतलब ये जो लोगों के अंदर जो भ्रांति, इसको कैसे दूर करना चाहेंगे आप? सर मैं पहले तो ये बता दूं कि आरएस जो हुआ बैठा हुआ है तो उसका उदाहरण तो मैं हूँ कि एक कांस्टेबल है, 13 साल नौकरी कर रहा है। सही है। यदि वो निकाल सकता है हाँ। तो कोई भी निकाल सकता है। है। यदि कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल उसके पास में सिर्फ आरएस का ही टारगेट है, सही है। वो जॉब में नहीं है, हाँ। तो वो निकाल सकता है। तो ये एक बात तो क्लियर है कि आरएस कोई भी बन सकता है। दूसरा सर, एक ये जो कि शुरू से ही मेंटलिटी हो जाती है, नहीं आरएस तो हमारे बस का रोग नहीं है, आरएस तो हमारे बस का रोग नहीं है। तो इसको तो दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात तो मेरे को लगती है वो ये है कि उनको जो गाइड करने वाले हैं, अच्छा, वो गाइड शुरू से ही ऐसे करें कि तुझ में आरएस जैसे मतलब योग्यता है, तू बन सकता है। अच्छा। उसका कुछ एटमॉस्फेयर का भी बहुत फर्क पड़ता है सर। सही बात है। यदि एटमॉस्फेयर के आसपास के लोग उसको प्रोत्साहित करें, सही है। नहीं तो कोई प्रोत्साहित करने वाला उसको कहे कि भाई तेरे परसेंटेज खूब बन गए, तू आरएस की तैयारी कर, और दूसरा 5-7 जने आके यूं कहेंगे भाई तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आरएस में तो आरएस की भर्ती 5-5 साल चल जाती है, ठीक है इसमें मानते हैं चलती है, लेकिन जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं आड़े नहीं आएगी। आप तो अभी वर्तमान में यदि कोई टैलेंटेड है तो उसकी सहायता करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए खूब लोग बैठे हैं आज की तारीख में। बिल्कुल सर। तो मैं तो सब दोस्तों के लिए जो बिल्कुल प्रतिभावान है और खुद को लगता है कि मैं आरएस बन सकता हूँ, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बिल्कुल सही है, दुनिया कहेगी कि ये रट्टू है, हाँ, जो भी है भाई मेरे बारे में किसी ने कहा है कि ये तो रट्टू है, या फिर ये यदि नौकरी लग गया, दूसरी पुलिस छोड़ दी तो हम नौकरी छोड़ देंगे। सही है। तो लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम कहना है। लेकिन आप खुद में विश्वास है कि 10वीं में 96, इसका मतलब आप आगे जैसा कि आपने सर बताया कि उनकी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी है, 10वीं में 96% है, तो यदि उनको जैसे अपने जैसे सफल लोग हैं, यदि वो जाके कहें कि भाई आपके 96 है, हमारे तो 96 थे ही नहीं, जब हम बन सकते हैं तो आप बन सकते हो, बिल्कुल। तो ऐसे लोग हैं, लोगों को यदि प्रोत्साहित किया जाए तो वो रिजल्ट दे सकते हैं। सही, बिल्कुल सर। मतलब आपने कहा कि माहौल का फर्क पड़ता है जी और सर। लोग कहते हैं अब वर्तमान में जैसे अपना जो थोड़ा परिवेश है, जो संकीर्ण मानसिकता है, आपने जो ग्रामीण परिवेश की बात करें, शहर की तो बात क्यों करें, तो लोगों ने, हाँ ये बात सही है आपकी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब MKK
और लोग क्या कहेंगे एलके के। वास्तव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने युवाओं के साथ में। मैं कुछ नहीं कर सकता एमके के, और लोग क्या कहेंगे एलके के। लोग इन दो बीमारियों से बहुत काफ़ी पीड़ित है। बिल्कुल उनकी वजह से काफ़ी प्रतिभा है जो कि वहीं छिप जाती है। और जैसे टीचर मेरे साथी भी काफ़ी है जो टीचर बन गए तो ठीक है यार अब तो कुछ नहीं हो सकता। और जैसे कि माहौल का कहें तो जैसे एक क्या था कि ऊँटों का एक बहुत बड़ा कुनबा था, और उसके ऊँटों के कुनबों में वो ऊँट को बांधने वाला था। वो ऊँटों ने जैसे मान लो 10 ऊँट थे उसके थे, तो उसमें से 9 ऊँटों को तो उसने रस्सी से बांध दिया, और एक ऊँट के लिए उसकी रस्सी कम पड़ गई। तो रस्सी कम पड़ी तो उसने क्या किया कि जैसे एक ऊँट को ऐसे जो ऊँट बांधने की रस्सी तो थी नहीं, तो उसको ले जाके खूंटे के पास में और रस्सी बांधने की एक्टिंग कर ली। तो वो फिर उसके एक साथी था, उसने कहा कि यार ये तो रहेगा नहीं, भाग जाएगा रात को। तो कहीं नहीं भागेगा, चलो अपन खाना खाते हैं, अपन सो जाते हैं। तो कि नहीं, एक जागते हैं एक सोते हैं। तो कि नहीं कहीं नहीं जाएगा, तू मेरा विश्वास कर गए। तो कि नहीं भाग जाएगा, फिर मालिक को जवाब देना पड़ेगा। तो कि नहीं आप बैठते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। फिर वो सो गए। सुबह देखा तो वो ऊँट वहीं का वहीं बैठा था। तो उसने कहा कि ये आपको क्या ऐसे आइडिया है। तो उसने कहा जैसा हम इन ऊँटों को या फिर अपने परिवेश को या अपने परिवारजनों को जैसा माहौल देंगे ये वैसा ही रिएक्ट करेंगे। तो इसको मैंने बांधने की, लेकिन इसने कोई एफर्ट ही नहीं किया। इसने सोचा कि मैं बंधा हुआ। तो अपन मानसिकता से वो ऐसी जितनी मानसिकता अपने आसपास की होगी वैसे लोग गिर जाते हैं। बिल्कुल सर, सही बता आपने वास्तव में उस मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता को तोड़ते हुए, इन तमाम मिथकों को तोड़ते हुए हासिल किया, आप सफलता को हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर इससे हम आप नए जो अभ्यर्थी है, हमारे जो नए साथी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरे जो नए साथी हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज रहेगा जी कि एक बार तो आप एक अपना टारगेट डिसाइड कीजिए जी। आप ऐसे भागिए मत। जैसे उदाहरण के तौर पे कहिए, ताकि टारगेट का मतलब यूँ है कि लोग हम कहीं भी जाते हैं तो यही कहते हैं कि टारगेट रखिए, आप अपना टारगेट रखिए। लेकिन अब मेरे को नए जो साथी है या नए युवा है जो अपने एस्पायरेंट है, वो समझ नहीं पाता कि टारगेट क्या। जैसे आप उदाहरण के तौर पे कुछ ऐसा बताइए ताकि समझ में आए इस पे मामला। जी सर, जैसे मैं मेरा उदाहरण दूँ जी, तो मेरी आर्थिक स्थिति उस समय इतनी अच्छी थी नहीं जी कि मैं लगातार एसटीसी करने के बाद में 2-3 साल बाद में जॉब लगे ऐसी जी। तो मुझे एक उस समय बिल्कुल एक नौकरी की जरूरत थी। हाँ। कि मेरे पास में छोटी मोटी नौकरी लग जाए जी। और इससे मैं मानता हूँ कि अपने इस एरिया में या ऐसी परिस्थितियों कई लोग जूझ रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि कांस्टेबल के अलावा मैं कांस्टेबल की बुराई नहीं कर रहा। और मैं तो हमेशा रेस्पेक्ट करूंगा राजस्थान पुलिस का कि मैं उनका योगदान है इतना। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं एक बता रहा हूँ कि उसमें ड्यूटी ज्यादा रहती है और शेड्यूल थोड़ा ऐसा ही है कि उसमें आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता। और कांस्टेबल यदि बनते हो तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं बनाऊं तो आप भी ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लंबा चलेगा। हर किसी के बस की बात नहीं, हर किसी की बात नहीं होगी। और 13 साल का लंबा। लेकिन आप किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि भाई मैं कहूँगा, आपने जैसे बिल्कुल सही बताया कि आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अब लक्ष्य में तो मैं कह दूं कि भाई आरएस पढ़ना है, लेकिन कई अपने जैसे अपने परिवार से अपने कुछ समय कह देते कि भाई तुम्हारे को तो आरएस ही बनना है तो और कोई नौकरी नहीं करनी। तो आरएस में 5-5 साल का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कह रहा हूँ मेरी परिस्थितियां जैसी रही या फिर मेरे जैसी परिस्थितियां जो आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, तो उनके लिए मैं ये मेरा मैसेज है कि आप एक बार लक्ष्य थोड़ा सा हो सकता है पटवारी ग्राम सेवक या फिर कोई ऐसा डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद में एक लक्ष्य आरएस या आईएएस आप डिसाइड कर लीजिए। अच्छा। और उसको आप छोड़िए मत, जब तक मत छोड़िए तब तक आप अचीव नहीं हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये बात है कि मैं ताउम्र यस सर अपनी परिस्थितियों को दाद देता रहा, या परिस्थितियों को ही मैं अपना है जो कि वो अपने दोष देता रहा। सही। लेकिन जब मैंने मन स्थिति बदली तो सारी परिस्थितियां हैं मेरे अनुकूल हो गई। बिल्कुल मेरी परिस्थितियां बदल गई सर। तो मतलब कुल मिला के अपनी बात यह है कि हम ये सारा का सारा जो ये अपने सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, हार्डवेयर में तो सबके मामला एक जैसा ही होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब सॉफ्टवेयर अपन थोड़ा सा पॉजिटिव कर लेंगे तो अपन पॉजिटिव करते ही अपना लक्ष्य के प्रति है जो अपना समर्पण है वो बढ़ जाएगा, और अपनी सोच है वो बदल जाएगी, दुनिया के प्रति बदल जाएगी, अपने दोस्तों के प्रति बदल जाएगी, और अपनी सफलता के प्रति भी बदल जाएगी, और अपने को हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आप हमें ये बताइए कि वर्तमान जो सोशल मीडिया का है इसमें इतने सारे नेटवर्क है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आपने कैसे मैनेज किया कि मतलब इतने सारे दोस्त आए, कभी बर्थडे आ गया आपका, कभी किसी दूसरे दोस्त का बर्थडे आ गया उसमें विश करना, ये सारी चीज़ों को आपने, किसी की सालगिरह आ गई उसमें किसी को विश ना करें। आजकल के युवा काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इसमें
सेलिब्रेट करते हैं। तो उनसे उनके बीच में और अपने टारगेट के बीच में कैसे आपको मैनेज किया आपने इन सब चीज़ों को? सर आप जैसा बता रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया का युग है, जी बिल्कुल सही है। और जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है, हाँ। इसमें होता क्या है, एक तो मैं पहले बता दूं कि इसमें टाइम खराब क्या है कि एक बार अपन चलो ठीक है थोड़ा सा देख लेते हैं, हाँ। लेकिन उसमें 2 घंटे या 3 घंटे कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए मैंने क्या मैं एक तो बता दूं कि मैं बिल्कुल इसका विरोधी नहीं हूं कि भाई आप बिल्कुल छोड़ छाड़ के सब, हाँ, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या, प्री तक तो ठीक है, मेरे पास में एंड्रॉयड था, जी उसके बाद में मैंने एक वो छोटा मोबाइल आता है बिल्कुल। वो रखा था, मेंस देने के बाद में वापस एंड्रॉयड लिया था। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो नोट्स वगैरह है कि एक ये कहते हैं कि भाई मैं हमारे तो नोट्स वहाँ टेलीग्राम पे आ जाते हैं नए वगैरह वगैरह, तो आप नोट्स वगैरह पहले ही एक बार इकट्ठे कर लो, उसके बाद में आप उस साइट देखो ही मत, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम ये सब बाद में देख लो। जी तो मैंने वो छोटा मोबाइल रखा था मेंस, ये मैं कोई अभी एक क्या होता है कभी कभी ऐसी भ्रांतियां भी हो जाती है कि ये तो ऐसे ही फेंक रहा है। हाँ। तो मेरे दोस्त हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल मेरे जयपुर साथी रहे। सही। मेरे पास में वो छोटा एक मोबाइल था, वो भी इसलिए रखा था कि विभाग से फोन, पुलिस विभाग से फोन कोई आए तो उसको रिसीव कर सकूं। ड्यूटी के बारे में तो मेरा यही है कि आप कम से कम प्री तक रख सकते हो, प्री के बाद में बिल्कुल छोटा मोबाइल ले लो, और बिल्कुल आप यदि घर रह रहे हैं तो बिल्कुल उसको ऑफ ही कर लो। मेंस का 3-4 महीने का समय है, उसके बाद में आप एंड्रॉइड वापस यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर हनुमान जी आप यहाँ पर पधारे और हमारे सभी साथियों को लगभग मोटा मोटी प्रश्नों का है जो कि आपने बड़ी सहजता और गंभीरता और शालीनता के साथ में उत्तर दिया। वास्तव में जो कुर्जा के गुदड़ी के लाल ने बहुत ही बड़ा कमाल किया है, क्योंकि लोगों की देखो इनका 13 साल का समर्पण है, धैर्य है, और 13 साल तक इन्होंने अपने सपने को जिंदा रखा। और अब की बार हनुमान जी ने अभी बताया था कि मैं हैं जो कि अब जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं होती आरएस में तब तक मैं हैं जो आईएएस का एक बार एग्ज़ाम तैयारी करूंगा और आईएएस का है जो कि एक जो चांस है वो लूँगा। तो इसके लिए हनुमान जी आपको आईएएस का चांस लेने के लिए और आईएएस के प्रति अब आपका जो आपने जो टारगेट था वो आपने अचीव किया, तो उस टारगेट से थोड़ा सा ऊपर टारगेट आपने रखने के लिए, बदलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ आपको। आपका जैसे हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपका आईएएस में हो जाएगा, तो हम यहीं पर दोबारा आपका इंटरव्यू लेंगे, हमें मौका मिलेगा और हमें गर्व करने का एक और अवसर मिलेगा। बिल्कुल कहते हैं ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मतलब कुल मिला के सफलता है जो कि अपने एक आदमी अपने, यदि मान लो कई साथी ऐसे हैं जो कि अब वर्तमान में जो नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करने वाले कुछ ऐसे इंटेलिजेंट साथी है जो कि अपना टारगेट जो कि आरएस के रूप में बनाए या आईएएस के रूप में अपना टारगेट ले, चुनौती लें। क्योंकि जो आदमी चुनौती ले लेता है और वो चुनौतियों और बहुत सारे कठिन परिस्थितियों का जो सामना करता है, और सामना करने के बाद में ही है जो दुनिया की नज़र में, क्योंकि जब हीरा होता है वो धरती के अंदर बहुत दबा हुआ होता है, तब उसकी कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन जब उसको बहुत सारे बड़े टेम्परेचर पे उसको तपा के फिर रख के बाद में उसको जब तरासा जाता है, पहले तलाशा जाता है और फिर तराशा जाता है, और उसके बाद में ही उसकी वैल्यू निकलती है। तो उसी प्रकार अपना है जो जीवन है वो भी एक बार अमूल्य है और एक बार मिलता है, और उस अमूल्य जीवन में यदि हम हनुमान जी की तरह यदि इस हीरे को तराशेंगे और तलाशेंगे तो जिसकी चमक है वो दुनिया के सामने जिस तरीके से आज हनुमान जी फैला रहे, वैसे ही हमारी भी कुछ वैल्यू होगी और उसकी हमारी भी इज्जत होगी। क्योंकि दुनिया है जो कि चमकते हुए सितारों को ही सलाम करती है, उनको है नमस्कार करती है। तो हम भी यदि हनुमान जी हम जो सब है, हम सब में से भी हर कोई है जो कि हनुमान जी बन सकता है, बस शर्त एक ही है, अपने को कुछ त्याग, कुछ बलिदान, कुछ समर्पण, कुछ जिजीविषा और कुछ संजीदगी अपने लक्ष्य के प्रति रखनी ही होगी, कुछ त्याग देना होगा। क्योंकि हर सफलता है जो कि कीमत मांगती है, और वो कीमत चुकाएंगे तो हम है वो दुनिया के जो दुनिया जिनको सलाम करने दिए उनमें है शामिल हो जाएंगे। हनुमान जी आपका एक बार पुनः शीशियाई परिवार में हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन, साधुवाद। आप यहाँ पर पधारे, सहजता से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू।